दिवाली का पहला त्योहार जो हमारा था धनतेरस, है ना। धनतेरस को जो बताया जाता है, उसमें एक जो कहानी आती है वो होती है समुद्र मंथन में अमृत कलश लेके आदिदेव धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। ठीक है, धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रमुख इसमें माने जाते हैं। आयुर्वेद में देखेंगे तो आज के जो धनतेरस होता है उस दिन लोग धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, और जो वैद्य समाज है, आयुर्वेद के समाज है, वो उनकी पूजा करता है। और आप वो तो मांगते हैं कि हमें आयुर्वेद आए या ज्ञान आए, लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो आप लोग भी जो आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं अगर, तो वो अपने स्वास्थ्य की कामना, आरोग्य की कामना करते हुए धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। और कई लोग करते भी हैं और करना चाहिए, है ना। आज उनके बारे में हमारी एक श्रृंखला है जो आपके क्लास में, आपकी बैच में शायद नहीं हुई है। आपकी बैच में विश्व को भारत के अनुपम दिन, इस तरह से हम एक टाइटल, एक सीरीज हमने चलाई थी जो कुछ टाइम से नहीं हो पाई है, जिसको आज हम वापस करेंगे। तो धन्वंतरी जी की जो ऋषि परिचय है वो हम आपके सामने लाएंगे। विश्व को भारत के अनुपम दिन मतलब जो हमारे यहाँ के ऋषि आए, ऋषि का मीनिंग क्या है, ऋषि का मीनिंग आप क्या समझते हैं चैट बॉक्स में डालिएगा। तब तक मैं आपको बताती हूँ, जो ये ऋषि आए जिनने कुछ ना कुछ ऐसे थ्योरीज, ऐसे रिसर्चेस करके हमको दे दी, वो अपनी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी तो उसमें उनने ला ला के उसमें लिख के मेंशन करके गए हैं, जिस पे बाद में कई साइंटिस्ट ने, कई लोगों ने रिसर्चेस की, जिसके आधार पे आज कई सारी थ्योरीज हैं, या ऐसी कई सारी फैक्ट्स हैं, या कोई भी चीज आप रिसर्चेस ही कह लीजिए, या कोई साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जो उनके बेसिस पे हम दे रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो हमारा फोकस है कि एग्जैक्टली जियोमी नाम से आपने नाम आपका नहीं पता मुझे, लेकिन आपने सही बोला, ऋषि मीन साइंटिस्ट। बट हु इन्वेंटेड स्पिरिचुअल रिसर्च, स्पिरिचुअल रिसर्च ना कहिए इसे ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इन्होंने काम किया। एक तो मतलब वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये भी कह सकते हो आप, जो आपने कहा ठीक है, बट स्पिरिचुअल रिसर्च, बट ये भी है कि आप ये सोचो कि उनने विज्ञान को शैतान बनने नहीं दिया। विज्ञान तब भी था, आज भी है, बट विज्ञान शैतान है आज के टाइम में बहुत हद तक, और उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी, है ना। जिनने आप कभी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, आप दिल्ली के अक्षरधाम में मंदिर में गए होंगे आप लोग, है ना। जो जो वहां पे गए हैं, और अक्षरधाम, या मुझे वहां का नहीं, गुजरात में भी शायद है, उसका नहीं पता, लेकिन जो दिल्ली का अक्षरधाम है उसमें एक अलग से आप नौका विहार करते हो, जिसमें आप ऋषियों के सिर्फ रिसर्चेस देखते हो, उन्हें क्या किया, कैसे किया। जो नहीं गए हैं वो जरूर जाइएगा, और आप तो शिशु के साथ जाइएगा। वहां पे इतना अच्छा आपको बना के दिया गया है, इतना अच्छा वो चीजें बनी है कि कौन ऋषि कैसे रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं। तो आपके स्टार्स, सोलर सिस्टम हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आपकी मेडिसिन हो, या फिर आपका जैसे हमने जो अभी तक विषय लिए जिसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, हम कहते हैं कि डाल्टन ने एटम्स की रिसर्च की थी, लेकिन हमारे उसमें ऋषि कणाद ने ये बहुत वर्षों पहले ये बोल दिया था। कणाद, कर्ण से ही उनका मतलब नाम भी ऐसे ही आता है, दो तीन थ्योरीज हैं उनके नाम की भी, बट उनने एटम को प्रेजेंट सबसे पहले किया था, जिसमें उनने पूरा एटम, मॉलिक्यूल और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का सबका वर्णन कर चुके थे। बस अपनी भाषा में किया था, है ना, संस्कृत में, क्योंकि तब वही लैंग्वेज थी। और यही बात जब हमने सुश्रुत की बात की थी, तो आचार्य सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी का फादर, आज भी फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत को बोला जाता है। और बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं विदेशों में भी, वहां पे भी वो मूर्तियां सुश्रुत की अभी भी हैं एज अ फादर ऑफ सर्जरी। मॉडर्न मेडिसिन जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी फादर ऑफ सर्जरी आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत को ही मानते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्जरी, जिसपे अभी हम बहुत डिटेल में बात भी करेंगे, सुश्रुत के ही जो गुरु थे वो धन्वंतरी थे। ठीक है, तो उनकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, जो अब से होने पिछले 3 साल से शायद हो रहा है, और ये 7 साल से, सॉरी 7 साल से हो रहा है। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और ये धन्वंतरी दिवस का अवतरण हो गया। और एक और हमने किया हुआ है आर्यभट्ट का, उनकी थ्योरीज, उनकी जो चीजें हैं, वो आप सब, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, है ना। तो आपको अब रीजन क्या है, क्यों सीखना है ये,
है ना, इसका क्या मतलब है। तो जो बच्चे आजकल जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये इनकी थ्योरी आई और हमने किसी विदेशी ने दिया, हमारी रिसर्च इसको बहुत कम है जो आज के पैरामीटर में हमारी रिसर्चेस पढ़ाई जाती हैं बुक्स में। बट जो हमारे पहले से ही लिखी गई चीजें, उनकी बातें हर व्यक्ति नहीं करता। तो हम आपके लिए वो चीजें ढूंढ के लाए हैं, वो मैटर ढूंढ के लाए हैं। आज हम इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपने कल्चर को, और उस चीज को जो हमने जगत गुरु कहते हैं ना, जगत गुरु क्या रिवाजों से था, क्या इन सब से था? नहीं था। रिवाज तो बात की बात है, लेकिन हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो रिसर्चेस हैं, जो हमने कहा कि नालंदा तक्षशिला में हमारे जो चीजें मटेरियल था, रिसर्चेस थी, बुक्स थी, वो जलाई गई तो कितने महीनों जली। तो मतलब वो कागज कितना कंटेंट था उनके पास कि वो कितना टाइम लग गया जलने में, लेकिन वो फिर भी एज अ फॉलोअर लोगों के द्वारा चलते हुए आया। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जी, यूट्यूब की सारी लिंक इस हफ्ते आपको दी जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका दिवाली का हफ्ता है तो क्लास तो होगी नहीं। तो आप लोग इस 2 हफ्ते में सारी जो कोर्सेज हैं उनको कोशिश कीजिए, टाइम में जो कोर्सेज आपको साइंटिफिकली सुनने हैं वो कोर्सेज आप लोग बैठ के आराम से नोट्स बना के पढ़िए। जो विषय विशेष कक्षाएं प्लेलिस्ट है, वो आप लोग टाइम निकाल के नोटबुक बना के उस पर पढ़िए। और जो आप चलते चलते सुन सकते हैं, कान में डाल सकते हैं, काम करते करते चला लीजिए, उसको सुनिए। बाकी क्लासेस जो है वो आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी। इन जो काल है इनका, मतलब ये कब इनकी थ्योरीज मिलती हैं, इनकी रिसर्चेस मिलती हैं, इनका प्रेजेंस मिलता है हिस्ट्री में, वो है त्रेता और द्वापर का संधि काल था, है ना। त्रेता युग और द्वापर युग का जो संधि, मतलब बीच का जो टाइम था, उस टाइम पे धन्वंतरि जी का मिलता है। अब आयुर्वेद दिवस ही मना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है। वॉइस इशू हो रहा है क्या? सबको हो रहा है? ठीक है, आप लोग देख लीजिए। जिसको नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है वो चेक कर ले नेटवर्क अपना। तो आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, तो कैसा आयुर्वेद का फ्लो है, कैसे आयुर्वेद अवतरण हुआ, तो ऐसी वर्णन आता है कि आयुर्वेद को किसी कोई रिसर्च चीज नहीं थी, मतलब ऐसे नहीं था कि किसी ने बैठ के लिखा या किया, वो आयुर्वेद स्मरण हुआ, ऐसा आता है। तो ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ, और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, जिनका वर्णन आपको यज्ञ के दौरान भी आता है। अश्विनी कुमारों का वर्णन इंद्र ने किया, इंद्र को दिया अश्विनी कुमार ने। और ये जो पाठ है, ये आपको देवी जो आयुर्वेद परंपरा है, मतलब जो भगवान, जो भगवानों के जो राज परंपरा है, भगवान की जो परंपरा है, उसमें आता है ना, मतलब जो धरती पे अभी तक अवतरण नहीं हुआ। इंद्र ने सबसे पहले जो मनुष्य को ये ज्ञान दिया, जिसको हम मनुष्य कैटेगरी में, मतलब धरती पे जब ये ज्ञान आया तो इंद्र के माध्यम से आया। इसके बाद अलग अलग संहिताएं जो है, संहिता मीन्स जो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, या फिर जो सुश्रुत ने लिखी, काश्यप ने लिखी, चरक ने लिखी, इनके जो संप्रदाय हैं अलग अलग, उनने अलग अलग मत दिए। सुश्रुत चरक की बात करते हैं पहले, तो हम चरक संहिता ने बोला, आपने सुना है नाम इन सबका। चरक संहिता मतलब आचार्य चरक, इनने बोला कि भरद्वाज, इंद्र से शिक्षा भरद्वाज ने ली। क्योंकि और इनका ये लौकिक परंपरा में आने की, मतलब धरती पे इसके आयुर्वेद के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सतयुग के बाद कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने लगी लोगों के अंदर। आपने रज और तम सुना होगा, क्रोध, या आप तम का एक मीनिंग ले सकते हैं उससे। तो जो ये बुराइयां आने लगी, आलस्य, क्रोध, मन, मात्सर्य, इनका जो इफेक्ट बॉडी में आने लगा, मन में आने लगा, तब बीमारियां बढ़ने लगी। और जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो फिर धरती के ऋषियों को ये हुआ कि अब हमें मतलब ऐसा ज्ञान लेके आना होगा जो इनका इलाज कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो चरक संहिता बोलती है कि भरद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। फिर आत्रेय पुनर्वसु जी ने, महर्षि आत्रेय जी ने कहते हैं, जिनके 6 शिष्य हुए, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ये 6 शिष्य में से अग्निवेश जो है सबसे स्मार्ट ऑफ ऑल थे। तो अग्निवेश जी ने सबसे पहले एक बुक को तैयार किया, जो हम पढ़ाते हैं तो उसके नोट्स लोग लिखते हैं। तो जो नोट्स
जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे नोट्स लिख रहे होंगे, जो गर्भ संस्कार का पूरा नोट्स निकाल लाएंगे, वैसे ही अग्निवेश सबने नोट्स लिखे हैं, बट जो सबसे पहले और बेस्ट नोट्स लिखे वो अग्निवेश जी के थे। तो जो अग्निवेश ने लिखा वो एक अग्निवेश संहिता हुई, जिसको ही आगे आके प्रति संस्कृत मतलब फिर से उसको लिखा, ठीक किया चरक जी ने, और जिसको हमने चरक संहिता बोला। ऐसे ही करके काश्यप संहिता का आता है। महर्षि काश्यप ने काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु को इंद्र ने ज्ञान दिया, और इसी तरह उनके आगे ये गोपरक्षित भोज ने आगे इसको कंटिन्यू किया, मतलब संस्कृत करते गए। सुश्रुत संहिता की बात करें, जिसपे आज हम मेनली बात करने वाले हैं, जिसमें धन्वंतरी आते हैं। इंद्र जी ने धन्वंतरी को ज्ञान दिया, और धन्वंतरी का अवतरण एज दिवोदास काशीराज इनके पुत्र, मतलब इनके पुत्र के रूप में और शिष्य के रूप में हुआ। अब देखो दिवोदास धन्वंतरी जो है वो मतलब दो धन्वंतरी का अवतरण हमारे सामने आता है, जिसमें से धन्वंतरी एक आदिदेव धन्वंतरी जिन्हें कहते हैं, और दूसरे जो काशीराज के मतलब दिवोदास धन्वंतरी जो काशी में जिनका जन्म हुआ, काशीराज, जो वो एक क्षत्रिय राजा भी थे। अब इनके जो शिष्य आते हैं वो है वृद्ध, सुश्रुत, औपधेनव, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर। ये सब आपको याद नहीं रहेंगे, बस मैं एक गो थ्रू कर रही हूँ, एक आपको कल चार्ट दिखाने के लिए। और जिनके वृद्ध सुश्रुत के बाद सुश्रुत आए, जिनने नागार्जुन ने और चंद्रट, इन तीन ने इस सुश्रुत संहिता को बार बार प्रतिसंस्कृत किया। अब देखिए ये जो टाइम है, आप सोचिए त्रेता और द्वापर का टाइम है, और इस टाइम के बाद तक आज तक क्या वो टेक्स्ट रहते वैसे के वैसे नहीं रह पाते। इसलिए जो जो राइटिंग्स हुई वो बार बार प्रतिसंस्कृत करनी पड़ी, बार बार उनको रिराइट रिकरेक्ट करना पड़ा, कि आपको उसको आज तक हमारे पास वो चीजें रहें। और कई ऐसी संहिताएं हैं जिनके कहीं कहीं वर्णन मिलते हैं, लेकिन वो अच्छे से हमें नहीं मिलते, क्योंकि उन पे शायद वर्क नहीं किया गया एज सच। अब जब धन्वंतरी के अवतरण की बात करते हैं, तो देव युग में समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले धन्वंतरी अमृत कलश लेके आए थे। आपने कभी धन्वंतरी की फोटो देखी होगी, अभी आगे भी है स्लाइड में, तो आपको वो अमृत कलश लिए हुए मिलेंगे, है ना। मतलब अमृत लेके वो प्रकट हुए थे, मतलब आरोग्य लेके प्रकट हुए थे, है ना। सुश्रुत संहिता एवं पुराणों के अनुसार वे ही धन्वंतरी पुनः मृत्यु लोक में अवतरित हुए। मतलब जो धन्वंतरी अवतरण हुआ था एज अ गॉड इन समुद्र मंथन, वही जो है बाद में मृत्यु लोक मतलब धरती पे वो वैसे ही उनका जन्म हुआ, मतलब अवतरण दोबारा से हुआ। देवराज इंद्र ने लोक में प्राणियों को व्याधि पीड़ित देखकर धन्वंतरी को आयुर्वेद का उपदेश दिया, और लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेजा। जो मैंने अभी बात की कि जब व्याधियां बढ़ने लगी धरती पे, बीमारियां बढ़ने लगी, तो फिर इंद्र ने किसी ने अलग अलग परंपराओं के हिसाब से, अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से ये वर्णन आता है कि यहाँ पे धन्वंतरी को इंद्र ने सिखा के भेजा। मैं थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि हमें बात करनी है साइंटिफिक पॉइंट्स पे, ठीक है। तो धन्वंतरी का जो जन्म आता है वो धन्वंतरी द्वितीय का जन्म, पहले तो अवतरण से आ गए समुद्र मंथन में, जो द्वितीय हैं वो आते हैं उनका जन्म हुआ काशी के धनुराज के पुत्र के रूप में, देवोदास के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और काशी के राजा बने। आयुर्वेद का उन्होंने उपदेश किया। उनके जो वर्णन आता है वो ऐसा पूर्व खंड में आता है संहिताओं में कि तस्मात् त्वं पृथ्वी याहि काशी मध्य नृपो भव प्रतिकाराय रोगाणाम आयुर्वेदम प्रकाशाय। मतलब पृथ्वी पर काशी के मध्य में, बनारस जिसे हम अपने उसमें कहते हैं, काशी के मध्य में राजा के काशी राज के यहाँ जन्म हुआ, और रोग के प्रतिकार के लिए उनने जन्म लिया। अब ये एक नॉर्मल चार्ट है, बहुत हम नहीं जाएंगे इसमें डीप। हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत में इनकी वंशावली अलग अलग बताई गई है कि कैसे कैसे उनके फादर, कौन फादर था, फिर उनका ग्रैंडफादर, सब ऐसे वर्णन है, जो एक नॉर्मल सा चार्ट आपको दिखाया है, ठीक है। इसके बाद काशीराज धन्वंतरी, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से निकाला गया है मटेरियल, और ये बुक मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बुक का नाम, क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ऋषिज, मिस्टिक्स एंड हीरोज ऑफ इंडिया। इसमें बहुत ही रिसर्च बेस्ड है, जो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे देने वाली हूँ। तो बहुत ही रिसर्च बेस्ड काम, मतलब जो फैक्ट है आज के, वो आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ऋषियों के बारे में बात मिलती है। तो काशीराज धन्वंतरी जो है, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनने अष्टांग मतलब आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है, ठीक है। इसमें जैसे काया चिकित्सा है, आज आप मॉडर्न से रिलेट करते हो, यहाँ पे लिखा गया है काया चिकित्सा मतलब इंटरनल मेडिसिन, जो मेडिसिन वाले होते हैं, आपने मॉडर्न में भी देखेंगे, मतलब आपने एमबीबीएस एमएस वाले देखे होंगे, एमडी होते हैं ये।
काया चिकित्सा, कौमार भृत्य पीडियाट्रिक्स, मतलब जो आपके पीडिया के डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, वही हमारे इस आयुर्वेद में कौमार भृत्य के नाम से उनका एक अलग स्ट्रीम आता है। भूत विद्या, भूत विद्या मीन्स नॉट भूत, बट ये साइकियाट्री है, मतलब जो आपको जो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट मिलते हैं, उनका जो थ्योरी, जो उनकी जो चीजें हैं, वो भूत विद्या के अंतर्गत हमारे इसमें आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। शालाक्य तंत्र की बात करें तो शालाक्य तंत्र जो आप ईएनटी आज देखते हो, है ना, वो शालाक्य तंत्र के अंदर आता है, जिसमें आपको ऑटो राइनो लारिंगोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी आती है। यहाँ पे जो आप कंपेयर करेंगे मॉडर्न से ईएनटी के डॉक्टर्स के, शल्य तंत्र मतलब जो आज सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, वो आप सारा, मतलब सर्जरी तो हर स्ट्रीम में है आज, आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे मतलब एमएस जो है वो सारी सर्जरी शल्य तंत्र के अंदर वर्णित की गई है। विष तंत्र मतलब जो टॉक्सिकोलॉजी है, मीन्स जो विष है, विष का ज्ञान, कैसा विष होगा क्या होगा, उसका वर्णन इस स्ट्रीम में किया गया है आयुर्वेद में। रसायन तंत्र मतलब रिजुवेनेशन, इसमें जो ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी बातें करें, एक तो रसों की बातें की गई हैं, और बहुत ही रिजुविनेशन के लिए तो बात की गई है, जिसको आपको वैसे एक टर्म में समझाना थोड़ा सा कठिन है, कि रसायनों की बात की गई है जो कि बहुत ही जल्दी ही आपकी बॉडी पे एक मैजिकल इफेक्ट्स डालते हैं, और साथ में जो कल्पनाएं हैं वो उनका वर्णन किया गया है। वाजीकरण तंत्र में रिवाइटलाइजेशन, जिसको आज आप देखोगे तो मे बी आप इसमें सारी चीजें ला सकते हो जो वाजीकरण के उसमें आती हैं, जो आपकी गायनियोब्स में भी ला सकते हो, बट अभी वैसा अलग स्ट्रीम आयुर्वेद में नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग फैक्टर्स हैं, दो चीजें जो आपको शायद आयुर्वेद में बहुत स्पेशल मिलेंगी, या इनकी एलोपैथी में आपको ऐसा डॉक्टर्स शायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो धन्वंतरी है वो फादर ऑफ सर्जरी कहे गए हैं। अगर हम इंडियन कल्चर में देखें, फिलहाल जो इंटरनेशनली फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत है, महर्षि सुश्रुत है, लेकिन क्योंकि महर्षि सुश्रुत वॉज बिट मोर फेमस इन कॉस्मेटिक सर्जरी, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इसलिए उनको हम कॉस्मेटिक सर्जरी में डालते हैं, और क्योंकि सुश्रुत के गुरु ही धन्वंतरी थे, तो उनको हम फादर ऑफ सर्जरी मानेंगे। अ कंटेम्प्रेरी मेडिकल ट्रीटाइज, अग्निवेश संहिता, हमने बात की थी चरक संहिता के अंदर, अग्निवेश उनके मतलब चरक संहिता को जो जिसने लिखा वो अग्निवेश जी ने लिखा था मेनली। तो अग्निवेश संहिता जो है वो मेंशन करती है कि तब, मतलब ये जो अग्निवेश का टाइम है, एक तो आप ये देखो, जैसे एक तरफ सर्जरी का स्कूल चल रहा है, एक तरफ मेडिसिन का स्कूल चल रहा है, मतलब जो एमडी वालों का चल रहा है, एमएस वालों का, ऐसे समझ लो आप। तो एक तरफ ये स्कूल चल रहे हैं, तो जो एम सर्जरी वाले थे उनके हेड धन्वंतरी थे, और एक तरफ जो मेडिसिन चल रही थी वो उनके हेड थे आत्रेय, ऋषि आत्रेय। तो आत्रेय ने भी वर्णन किया है, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती थी जो जिसको सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड था, उसको रिफर धन्वंतरी के पास किया जाता था, और उस टाइम पे जो बाकी संहिताएं थी, बाकी मेडिसिन के कम्युनिटीज थी, वो भी ये मानते थे कि जो सर्जरी है वो इससे बेस्ट कहीं नहीं है जो धन्वंतरी ने दी है। ये एक्सेप्टेंस था धन्वंतरी के काल में, धन्वंतरी का, ठीक है। देवदास धन्वंतरी डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो मतलब जो आपका ये गर्भ काल की बात कर ले, तो इसका बहुत ही डिटेल में वर्णन आपको, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, फीटस है जो आपके बेबी है, उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वॉर्म के अंदर, गर्भ के अंदर, उसका पूरा वर्णन धन्वंतरी के संहिताओं में मिलता है। धन्वंतरी ने खुद से कुछ संहिता नहीं लिखी, बल्कि धन्वंतरी का मतलब कि शिष्यों ने लिखी, जिसमें से सुश्रुत संहिता उनका कंटेंट मिलता है। इसलिए धन्वंतरी की जो जो भी बात हम करेंगे वो सारी चीजें आपको सुश्रुत की संहिता में मिलेगी, ठीक है। धन्वंतरी लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ एनाटॉमी यूजिंग कैडेवर्स, जो मृत शरीर है, शव है, उस पे कैसे आप रिसर्चेस की जाए। आप देखो आज भी होता है ना कि बॉडीज आती है, डेड बॉडीज अगर मेडिकल कॉलेजेस में, और फिर वो आपने मूवीज में देखा होगा कि उसे कट कट के देखा जाता है, पढ़ा जाता है। ये काम हमारे यहाँ पहले से होता आ रहा था। जिनने सुश्रुत की क्लास देखी होगी कभी नेट पे, नहीं देखी होगी तो वैसे शब्द शायद ना ही देखी हो आप लोगों ने, उसमें ये स्लाइड भी थी, आप उनने भी उस टाइम पे बहुत वर्णन किया कि किस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अ बॉडी, डेड बॉडी, बाय फर्स्ट डिसम्बोलिंग एंड देन प्लेसिंग इट इन अ स्ट्रीम और बॉडी ऑफ रनिंग वाटर फॉर 7 days, मतलब उसको किस तरह से रखना है डेड बॉडीज को, उसका प्रिजर्व भी आप लोग उस टाइम पे प्रिजर्व करते थे तेल में, और फिर ये जो जब बॉडी को करना है तो उसको 7 दिन के लिए ऐसे बांध के नदी में, बहती नदी में बांध देंगे,
एक केज में डाल देंगे, और उसके बाद वो जब पानी जाता रहेगा उसके बाद 7 दिन बाद उस पे ये कोशिकाश ऐसे लेके उससे इंसिजन करेंगे, उसको स्क्रैच करेंगे, तब बॉडी को स्टडी करेंगे। और ये काम हमारे यहाँ पहले से हो रहा था, उस बॉडी को काट के उनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करना। ठीक है, अब हम एक एक स्ट्रीम की बात करते हैं कि क्या क्या धन्वंतरी जी के योगदान रहे हैं। अब हम थोड़ा साइंटिफिकली आते हैं। अब जितना ध्यान नहीं दे रहे हैं वो थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। जो तब पीवीसी फोम मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी जो सर्जन्स वहां उस टाइम के थे उनके पास, उन्हें बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रैक्टिसिंग सर्जिकल प्रोसीजर। उनके पास ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे। नेचुरली आप ऐसे पेड़ों के या उनके तने जो कहते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो ऐसी सी चीजें उन्हें पत्थरों से बना के निकाली थी जो उनके लिए बहुत यूजफुल थी, और आज भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बात हम करेंगे। 20 शार्प 101 ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन उनने अपने टाइम में कर लिया था। इसके साथ इन एडिशन टू स्पेशल टेबल्स फॉर यूज इन मेजर ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब स्पेशल टेबल जो ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए कैसी टेबल होनी चाहिए, इसका जो वर्णन है वो भी उनकी संहिताओं में मिलता है। इसके बाद देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एक एंशियंट, मतलब उनकी जो बुक्स में इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ही है, 170 से ऊपर उनके इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेंशन है, लेकिन ये कुछ ऐसे अंगुली यंत्र दिख रहा है आपको, और ये मॉडर्न से बहुत आजकल ऐसे ही यूज किए जाते हैं, बट इनके नेम बस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी इस पे डिटेल नहीं जाएंगे। इसके बाद जो टेक्निक्स हैं, सर्जरी की टेक्निक्स, जैसे कि आपने नॉर्मली बहुत नाम तो नहीं सुना होगा, कुछ लोग अगर मेडिकली होंगे तो उनको खैर पता भी होगा। जो इंसिजन है वो इंसिजन को छेदने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। उसके लिए कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज किए, जैसे कि वाटरमेलन, कुकम्बर, गार्ड, इनका यूज किया गया है। स्क्रैपिंग के लिए पीस ऑफ स्किन विद हेयर, इसके लिए मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, नेचुरल ऑब्जेक्ट जिनकी बात हमने की ना, वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है। एक्सीजन के लिए ब्लैडर ऑफ अ डेड एनिमल, पंक्चरिंग अ लेदर पाउच फिल्ड विद फ्लूइड। वेनेसिएशन के लिए वीन ऑफ डेथ, ऐसे करके पूरा चार्ट है, जिसको भी पढ़ना हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ऐसी प्राकृतिक चीज है जिनको उठा के, जिनको यूज करके ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स का अप्लाई किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं जर्गेन थॉरवर्ड। जर्गेन थॉरवर्ड जो है, ये जर्मन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। इनने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, इनने मतलब काम, हिस्टोरियन थे, तो इनने फॉरेंसिक मेडिसिन में और वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत अच्छा अपने मतलब बुक्स और पब्लिशेस की हैं, इन पे रिसर्चेस की हैं। तो इनकी जो बातें हैं धन्वंतरी के लिए या हमारे यहाँ की कल्चर की जो सर्जरीज है, मेडिसिन है, उसके लिए, तो उनने क्या कहा है कि इन साइंस एंड सीक्रेट्स ऑफ अर्ली मेडिसिन, ये उनकी पब्लिश बुक है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्टेनली दिस वाज द ओल्डेस्ट लेसन इन डिसेक्शन नोन टू हिस्ट्री। मतलब आज हिस्ट्री में, मतलब आज तक की पूरी हिस्ट्री में सबसे पुराना डिसेक्शन, डिसेक्शन मतलब कट करना, या बॉडी को कट करके डिसेक्ट करते हैं, तो वो जो मतलब एनाटॉमी जो मैंने आपको दिखाया डिसेक्शन, वो शायद सबसे पुराना जो वर्णन मिलता है वो धन्वंतरी की ही परंपरा में, सुश्रुत में ही मिलता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। इसके बाद उनने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ के, उन पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया, इन पे एशियंट इंडिया कमेंट किया था कि द वास्ट वैरायटी ऑफ इंडियन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव came down to us from the first millennium AD suggests that surgery had developed to an extraordinary extent in early India। कहने का मतलब है कि जो इंडिया के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बहुत पुराने मिलियनियम एडी से हमारे पास मिलते हैं, वर्ड जिनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो बहुत ही हाई लेवल पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंट, बहुत हाई लेवल पे वो हमारे उनके पास डेवलप्ड, प्रॉपरली डेवलप्ड थे और यूज होते थे, ऐसा उनने अपने उसमें मेंशन किया है। उनने अपनी बुक में साइंस सीक्रेट ऑफ अर्ली मेडिसिन, वही बुक है, उसमें इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, मेक्सिको पे 1962 में उनने ये मेंशन किया है
मतलब 1962 में इन्होंने मेंशन किया है कि जो रीनोप्लास्टी है, मतलब रीनोप्लास्टी मतलब जो चीक से निकाल के मांस को, उसको किसी और जगह पे सर्जरी के लिए यूज करना। देख आपने सुना होगा कि नाक की सर्जरी होती थी, वही नाक की मतलब नोज पे सर्जरी करना, ये काम जो है पहले किया गया, मतलब जो दिखाया जाता है आजकल वो है गैस्पेरो जैग्लिकोजी ने, और जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे एट बालोगोना, 16th सेंचुरी में इनने ये काम किया है। ठीक है, ये इनने बताया, और उसने उसके आगे ऐड किया कि देयर इज scarcely एनी डाउट दैट दिस मेथड which seemed to emerge out of nothing in Europe had its roots in early India। मतलब जो ये मेथड है रीनोप्लास्टी का या राइनोप्लास्टी आप जो कहो, इसको जो मेथड है, ये जो इन्होंने यूज किया है चीक से निकाल के नोज की सर्जरी करना, ये इसके रूट्स इंडिया में ही है। और इसका वर्णन नोवेयर एल्स इन द होल वर्ल्ड ऑफ एंटिक्विटी डू वी फाइंड एनी प्रेसिडेंट फॉर दैट कंसेप्शन। मतलब पूरे दुनिया में आप कहीं और पे इसका ऐसा डिटेल वर्णन नहीं मिलता, ऐसा कभी हुआ हो नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में इसके रूट्स मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि he added that in 1814 a newspaper account from India inspired Joseph Constantine Carpio, a pioneer of modern plastic surgery to restore a nose। मतलब जो जोसेफ ये कार्पियो है, इनने अभी जो है नोज को रिस्टोर किया, किस टाइम पे, 1814 में इनने किया, और ये उस टाइम पे यूरोप का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब देखिए ये हमारे यहाँ का जो उस टाइम का आर्टिकल है, ये जो आपको लड़के वाली इमेज दिख रही है ना, ये पूरी उस टाइम छपी हुई, ब्रिटिश टाइम में छपी हुई इंडिया की आर्टिकल है, जो कि आपको क्लियर पता नहीं कितना दिख रहा हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बगल में इसका समरी है। तो इसमें जो लिखा है वो ये कि 1792 में जो हिस्ट्री आती है कि 1792 में टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में एक वो था, वो गाड़ी चलाने वाला, रथ चलाने वाला, तो उसने, उसका नाम था कवास जी। उसकी नाक जो है टूट गई थी, उसमें कुछ इशू था, तो उसने 1 महीने तक वो बिना नोज के था। उसके बाद जो वहां के कुछ सर्जर्स या ऐसे कुछ वो लो कास्ट के लोग थे, जिनने उसकी माथे की जो फोरहेड का जो मांस है उसको लेके उसकी नोज की सर्जरी की थी। और आप यहाँ जो देख रहे हैं ये उसकी नोज की सर्जरी है, ऊपर वाले हिस्से को सूचर किया है वापस से, और नीचे भी नोज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये काम इंडिया में उनको देखने को मिला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आराम से पढ़ना है तो। हालांकि जो इसका जो ये कंटेंट है यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और आप कहेंगे तो इसको आप लोग ग्रुप पे डाल देंगे क्लियर कंटेंट को, लेकिन यहाँ पे जो कसम मेरी इसकी स्टोरी है वो ये है। और इसको यहाँ पे लिखा है कि इन अक्टूबर 1794 दिस अकाउंट वॉज पब्लिश इन द जेंटलमैन्स मैगजीन ऑफ लंदन। ठीक है, ये यहाँ पे पब्लिश हुआ था। और एक और चीज मैं आपको इसमें और दिखा दूं कि 2 ब्रिटिश सर्जन इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 2 ब्रिटिश सर्जन्स ने इसको लाइव विटनेस किया था, जिनका नाम था थॉमस क्रूसो और जेम्स फिनले, जिनने इसको, इस प्रोसीजर को सामने सामने देखा था। ठीक है, तभी ये आर्टिकल वहां पे छपा था। अब इस पर डिटेल नहीं जाएंगे, और लिथोटॉमी की बात करते हैं। लिथोटॉमी में आपकी जो सर्जरी है स्टोन्स की, उनकी जो सर्जरीज है उसमें धन्वंतरी का पहले से ही डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम ब्लैडर और यूरेथ्रा, दोनों ब्लैडर और यूरेथ्रा से जो इंसिजन करके ये वर्णन कहाँ मिलता है, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में 7th चैप्टर में 14th श्लोक में ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। और इसके अलावा फिर भी यूरोपियन के जो यूरोप के कुछ हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं मॉडर्न आर्ट ऑफ लिथोटॉमी के जो फाउंडर्स हैं, मतलब इस सर्जरी के जो फाउंडर्स हैं वो हैं जियोवानी डे रोमेन एंड मैरियो सेंटोस, जो इटली के हैं। ठीक है, ये 15th और 16th सेंचुरी में इनका मॉडर्न के हिसाब से लोग बोलते हैं। लेकिन इसका फिर से थॉवर्ड ने इस पे मेंशन किया है कि now that the text of Sushrut Samhita are available at least 2000 year before the time of these Italians, मतलब इन Italians जो लोग थे जिनकी बात बोली गई एज अ फाउंडर, वो उनके जो काम है वो 2000 साल पहले, उनसे 2000 साल पहले सुश्रुत संहिता में ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट दे कंटेन द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लैडर सर्जरी। मतलब सुश्रुत संहिता में सेम टू सेम जो सर्जरी उनने की वो फॉलोड लिखी हुई है।
ये ऐसा उन्होंने बोला। अब जो द्रव्य विज्ञान मतलब जो प्लांट्स या प्लांट्स की स्टडी है, फार्माकोलॉजी मेडिसिन की जो स्टडी है, इसके लिए जो ड्रग कंपोजिशन है, आज आप देखो एक डेंगू में मेडिसिन बहुत अच्छी है पेपारिन करके, जो उसका पपाया का कंटेंट है उसमें सिर्फ वही है, और पपाया के जो केमिकल कंपोजिशन है वही है। एलोपैथी डॉक्टर बहुत मार देते हैं, तो उसमें मतलब वो ड्रग की जो केमिकल कंपोजिशन है ना, उसको ही निकाल के यूज किया जा रहा है। और ये कंपोजिशन धन्वंतरी ने बहुत पहले दी थी। ड्रग कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मेडिसिन की, आप तुलसी को उठा लो तो उसमें क्या क्या है, ये चीजें हर तरह की अपनी भाषा में ही सही लेकिन वर्णन की थी। और थेरापेटिकल एक्शन ऑफ फूड और ड्रग, खाने का किस तरह, जब से आप आहार विहार पढ़ते हो तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हो कि आपको आयुर्वेद की तरह से चाहिए, है ना, कि आयुर्वेद क्या कहता है। अब बहुत लोग आजकल उसमें सोचने लगे हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अभी आप लोग इतने आसान नहीं है कि आपने जब मांग लिया तो वो डाइट मिल गई। तो वहां पे फिर भी जो थेरेपेटिक यूज है वो यहाँ पे बताया गया फूड और ड्रग्स का, धन्वंतरी जी ने दिया है। और ये जो मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह रही हूँ वो कोई ऐसा वैसा नहीं, ये स्ट्रक्चर भी उन्होंने न्याय सिस्टम ऑफ परमाणु और अणु, मतलब एटम और मॉलिक्यूल के हिसाब से दिया। इसीलिए मॉडर्न स्कॉलर्स उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। फिजियोलॉजी में बात करें, अगर फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में बात करें, मतलब नॉर्मल फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको पढ़ने की बात करें, तो उनने सबसे पहले बताया था कि हीमोपेटिक, हीमोपेटिक या फिर ब्लड फॉर्मिंग फैक्टर जो यकृत मतलब लीवर में होता है, उसको मतलब ये बताया था कि वही रंजक पित्त, एज अ रंजक पित्त उसने वर्णन किया था। ये आपको टर्म शायद समझ में ना आए, लेकिन ये उन्होंने जो फैक्टर बोला, इसी को मैंने रंजक पित्त बोला था, ठीक है। और रोल ऑफ बोथ लीवर और स्प्लीन, जिसको आयुर्वेद यकृत और प्लीहा कहता है, इसमें ब्लड बनता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन धन्वंतरी ने बोला था। और उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो रॉ गोट का लीवर है वो एनीमिया और नाइट ब्लाइंडनेस में बहुत हेल्पफुल है। वो ही उसको ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे बाद में 1926 में मिनोट एंड मर्फी ने ये बताया कि लीवर वाज द मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ये कब प्रूफ हुआ? 1926 में। और धन्वंतरी की बात को ही नेक्स्ट एक संहिताकार आए जो वाग्भट थे, उनने भी यही बात को डिटेल में वर्णन किया था। लेकिन आगे आके फिर 1926 में मिनट मर्फी ने और रिक्स ने, 1948 में स्मिथ ने, उसके कुछ सालों बाद ये बताया कि एक रेड प्रिंसिपल है, अमॉर्फस रेड प्रिंसिपल फ्रॉम द प्रोटियोलाइज लीवर टू बी इफेक्टिव इन पर्निशियस एनीमिया इन वेरी स्मॉल डोजेस नाउ नोन एज विटामिन बी 12। जो रंजक पित्त मैंने बोला कुछ देर पहले, अब उसका वर्णन आज विटामिन बी 12 की तरह लोगों ने किया, कि वही चीज उनने लीवर में ही फाउंड होती है, और उनने ऐसे ऐसे उसको डिटेल में फाउंड किया है आज के रिसर्चर्स ने, और कितने सालों बाद, ठीक है। और इसी को जो मैंने कहा वाग्भट ने भी चीजें बोली, तो वाग्भट की जो बात आई जिसमें वाग्भट का एक फैक्टर उन्होंने एक मेंशन किया, उसको बाद में डिफाइन करके कैसल ने 1929 में, और उसमें उसने मेंशन किया कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये वाग्भट की चीजों को ही बाद में बोला गया। इसे साइंटिस्ट रिसर्च नहीं, इसे रीडिंग कह सकते हैं हम, कि हमारे कंटेंट से, हमारे संस्कृत को पढ़ के ये लोग ऐसे लोग रहे जिनने अपनी चीजों को ही इंग्लिश में लिख के, नई तरह से लिख के, नई भाषा में लिख के हमारे सामने दे दिया। ये इमेज है जो मैं आपको बता रही थी। सुश्रुत संहिता पहले तो है जो धन्वंतरी के शिष्य की सुश्रुत संहिता, जो उन्होंने संहिता लिखी, यहाँ तो खैर एक स्थान दिया। उसके बाद ये जो इमेज है ये कॉलेज की है, ये जो मैं इंटरनेशनल कॉलेज बता रही थी उसकी है, नाम इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, और फिर मैं देख के बताऊंगी आपको, आप खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, सुश्रुत की फोटो आपको मिलेगी। इसके बाद कुछ और दो मेंशन है, लास्ट स्लाइड है, और बस इसमें मेंशन है कि ये थॉरवार्ड ने तो बताया ही, जर्जन थॉरवार्ड ने, कि द वास्ट वैरायटी ऑफ इंडियन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव केम डाउन टू अस फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम सजेस्ट दैट सर्जरी हैड डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंट इन अर्ली इंडिया। सर्जरी बहुत ज्यादा हद तक इंडिया में पहले से ही डेवलप थी, ये थॉरवार्ड ने बोला। इसके अलावा डॉक्टर मिसेस मैनिंग, ब्रिटिश सर्जन जो रही है, उनने बोला कि द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हिंदूज वर सफिशिएंटली शार्प
इंडीड एज टू बी कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग हेयर लॉन्गिट्यूडली, बाल को ले लीजिए, बाल को लंबाई में काटने के जितना शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया के पास था। हिंदूज जो यहाँ पे मेंशन किया है, हिंदू के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प थे, जितने शार्प आप सोच लो उस टाइम पे बिना किसी मशीन के, बिना किसी ऐसे एडवांस टेक्निक्स के हमारे पास थे। ठीक है, तो ये छोटा सा व्यू था, सिर्फ इसलिए था कि आप अपने ये जान सको कि हमारे कल हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऋषिज हैं, वो सिर्फ यो जो आपको बाबा दिख जाते हैं, सिर्फ वो उनका तपस्या का तरीका है, अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका है, लेकिन उनके जो योगदान है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आज के टाइम पे। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी आपका शिशु जो कह रहा है कि मेरे लिए समय निकाल कर मुझे भारतीय संस्कृति की अद्वितीय ऋषि परंपरा का ज्ञान कराने के लिए धन्यवाद माँ। तो थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पे आनी चाहिए जिनने भी सुना इसको ध्यान से। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो रिसर्चेस, अब हम कहते हैं कि संस्कृत सीखिए पढ़िए, सोचिए संस्कृत में उनने इतना सब कुछ लिख के चले गए, और वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट होके आता है ना, तो हम उसको सुनते हैं। हम तब नहीं सुनते उसे जब हमारे पास वो नॉर्मली हमारी भाषा में आता है ना। हम उसको, कि हमें भाषा आती नहीं, हमें तो हिंदी नहीं आ रही, हम तो हिंदी में नहीं सीख पा रहे, हम संस्कृत क्या ही सीखेंगे, है ना। तो जिनने इसके प्रति जो जागरूक नहीं हो पाया, वो सोचिए आगे जाके वो अपने टेक्स्ट को कैसे पढ़ पाएगा। और फॉरेन में देखिए, जर्मनी में देखिए, और जगह आप देखिए, वहां पे संस्कृत क्लासेस हो रही हैं, वो संस्कृत सीख रहे हैं, और वहां सीख सीख के वो हमारे टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर लैटिन में कोई चीज टर्म निकल के आ जाएगी। आप देखो कोविड के टाइम पे क्या आया, टर्मरिक लैटे, हल्दी का दूध, टर्मरिक लैटे आया था, जो अमेरिका में चल रहा था एज अ मेडिसिन। तो वो क्या है, हल्दी का दूध कितने में मिले, एक दिन हम लोग जाएंगे कैफे में और वहां पे ऑर्डर करेंगे टर्मरिक लैटे, तब हम उसे पियेंगे, कितना रुपए दे के पियेंगे, कम से कम 300-400 रुपए दे के पियेंगे उसे, है ना, जब हाई क्लास बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या, वो बचपन से चला आ रहा है हल्दी का दूध, और वो हम पीना नहीं चाहते, हमें कॉफी पीनी है फिलहाल। जब वो आएगा बन के ना, पाउडर्स में पैचेस बन के, हल्दी और चीनी मिलके, तो हम उसको पियेंगे। ये हम इसीलिए पढ़ाया, ये बताया कि आप इस चीज को जानो कि हमारे पास कितना कुछ है। ऐसा है एग्जाम्पल, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चों से मिली हूँ, जो कहते हैं, जो फॉरेन से आते हैं और कहते हैं कि साथ वाले को बताते हैं कि तुम भी फॉरेन आ जाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप बताइए, मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है बैठ के कि सुनो ये आर्यभट्ट है, आपको सुनाना है, क्योंकि ये आर्यभट्ट है जिसने थ्योरीज ऐसी दे दी हैं। आप देखिए, आपको मैं वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने वो पीपीटी तैयार की थी, मैं खुद ही आश्चर्य में पहुंच गई कि ये था, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी। हमें पता है कि जीरो आर्यभट्ट की खोज है, बट इतनी चीजें हैं उसमें, आप उनकी संहिता जो, आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आप खुद चौंक जाओगे। और ये चीज मैंने बताई तो वो शौक में थी कि अच्छा ये हमारे इंडिया की बात है। जो बिग बैंग थ्योरी आज निकालते हैं, या जो सन के अराउंड हमारी जो पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है, रोटेशन हो, उसको आप आज थ्योरी और कितने साल बाद आई, और हमारे यहाँ तो हम नवग्रह की पूजा कब से करते आ रहे हैं, हम चंद्रमा कब से देखते आ रहे हैं, हमें पता है कि कौन कितना, हम कितने ग्रहों की और कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं, किसका छवि बना रहे हैं। हमारे तो कृष्ण जी के मुंह से हमने ब्रह्मांड देख लिया था। तो अभी हमारे यहाँ जो चीज वर्णन मिलती है, वो उनके यहाँ वो रिसर्च करके करके मिलती है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम अपने आप को भी पढ़ना, बाहर की तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन अपने को पढ़ें और समझाएं शिशु को कि हमारा देश कहीं पीछे नहीं है। जगत गुरु क्यों था, जब पूछे बच्चा तो ये बताने को आपके पास आंसर होना चाहिए।